हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, मैग्नेटिज्म पार्ट 7। ओके, राइट द हेडिंग। हिस्टैरिसीस क्या होता है? हिस्टैरिसीस। ओके, बेटा हिस्टैरिसीस होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द हिस्टैरिसीस? क्लियर? व्हाट इज द रिटर्न ड्यूटी? तो हम लोग जहां तक पढ़ चुके हैं, वीडियो नंबर मीन्स की एपिसोड नंबर 6 में हम लोग जहां तक पढ़ चुके हैं, ठीक उसके आगे अगला पॉइंट। तो हिस्टैरिसीस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द हिस्टैरिसीस? क्लियर? तो चलिए, तो लिख दीजिए, पहली लाइन लिखिए कि हिस्टैरिसीस इज द हिस्टैरिसीस हिस्टैरिसीस इज द लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ कौन सी एनर्जी, वो भी लिख दीजिए। तो लॉस ऑफ मैग्नेटिक लॉस ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी loss of magnetic energy in the rapid magnetization and demagnetization. Magnetization and demagnetization. This is the hysteresis. What is the hysteresis? The loss of energy is the hysteresis. क्या पढ़ रहे हैं? P100 physics और मैं STP sir. Okay. Now the come on the point. What do you mean by the what do you mean by the magnetization? और दूसरा शब्द आया डीमैग्नेटाइजेशन। जानते हो, पीछे के सारे पार्ट आप अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए, फेरोमैग्नेटिज्म का पूरा हम लोग 100% डिस्कशन पीछे वाले पार्ट में, एपिसोड में जबरदस्त तरीके से हम लोग किए। नहीं पढ़े हैं, जल्दी से पढ़ लीजिए। ओके, आ जाओ। सपोज करिए, जानते हैं अब हम लोग, तो पीछे जो मैं पढ़ा चुका हूं बेटा, वहां डिस्कस अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि जानते हो जैसे ही स्टेप आगे बढ़ेगा पीछे की चीजों की जरूरत पड़ेगी। सपोज करो कि यह एक लोहे का टुकड़ा है। दिस इज ए पीस ऑफ आयरन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। Placed in the external magnetic field, uniform magnetic field. Suppose field be either uniform or non-uniform, does not matter. What will happen? I have to say now. Mind. This is the external field. Clear? This is the external field. What will happen here? जो ही हम लोग इसको फील्ड में, इस आयरन पीस को हम इस फील्ड में रखेंगे, तो पीछे की आइडिया सब कुछ है आपके पास। क्या होता है? सभी के सभी जो भी डाइपोल थे, सभी के सभी जो भी डाइपोल थे ना, सबके सब घूमकर एक दिशा में आ गए, एक दिशा में आ गए। तो मैग्नेटिक मोमेंट का, यानी कि सभी एटम के मैग्नेटिक मोमेंट को एक दिशा में आने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं क्या? मैग्नेटाइजेशन। तो अब एक लाइन, मैग्नेटाइजेशन है क्या? द प्रोसेस ऑफ alignment of all molecules or magnetic moment, magnetic
मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो जब भी हम कहीं किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो उसके अंदर जो एटम है, जानते हो कि वह क्या है? वह भी मैग्नेट का काम करता है, यानी कि हर मॉलिक्यूल उसका मैग्नेट का काम करता है। तो होगा क्या कि सभी के सभी एटम तेजी से रोटेट होंगे, उन पे टॉर्क लगेगा, सब कुछ पीछे डिस्कस हो चुका है, उस पर टॉर्क लगेगा, तेजी से सब रोटेट होंगे और रोटेट होकर के क्या करेंगे? सब के सब एक दिशा में आ जाएंगे। जैसे अब ऐसे मान लो ऐसे ऐसे बिखरा हुआ है, घूमकर ऐसे आ जाएगा। अब जो इधर उल्टा है वो भी, यह भी ना, सब सब क्या हो गए? एक दिशा में आ जाएंगे। जो डोमेन्स वगैरह हम पढ़ चुके हैं पीछे, तो सभी के सभी डोमेन यानी कि हर डोमेन में जो भी मैग्नेटिक मोमेंट है उनका अलाइनमेंट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हो? इस प्रोसेस को कहते हो ना अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कहते हो ना, इस प्रोसेस को कहते हो अलाइनमेंट। तो इनका अलाइनमेंट होगा, इसी को कहते हो क्या? यही है मैग्नेटाइजेशन। और जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई बराबर क्या होता है? आई बराबर फाई इंटू एच होता है, और यही फाई ससेप्टिबिलिटी कहलाती है, आई बाई एच। ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, हम लोग। ओके, चलिए आ जाओ। अब देखिए, तो क्या कहेंगे हम लोग कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता? मैग्नेटाइजेशन इज द अलाइनमेंट। मैग्नेटाइजेशन क्या कहिएगा? मैग्नेटाइजेशन इज द अलाइनमेंट। ओके, अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट होने को कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। अब क्या हुआ? अच्छा, अब चलिए, यदि हम इसकी दिशा को चेंज कर दें, जो फील्ड लगाए हैं यदि हम उसकी दिशा को बदल दें, तो ध्यान देना, जो ही दिशा बदलेंगे, अब सपोज करिए कि फील्ड की दिशा ये हो गई, ये अच्छा, तो जब फील्ड की दिशा ज्यों यह होगी, तो अब इसको घूम करके फिर फील्ड की दिशा में आना है। तो कितना घूमना है इसको? जल्दी बोलिए, कितना घूमना है इसको? 180 डिग्री। अब सबको घूमना है, चलिए अब सबको घूमना है। अब सबको फिर होना है कहाँ? अब देखिए, अब सबको घूम करके फिर ऐसे होना है, ठीक? देखिए, फिर ऐसे होना है सबको घूमकर, मीन्स कि फील्ड के दिशा में फिर आ जाना है, आना है, देखिए ऐसे आ जाना है सबको। अब इस दिशा में इनका अलाइनमेंट हुआ, हो गया। अब जरा देखिएगा, तो जब इस दिशा से उल्टे दिशा में गए, यानी कि रिवर्स होना, तो जो ही फील्ड रिवर्स लगाए, तो चूंकि एक डायरेक्शन में इनका अलाइनमेंट था, यानी सब एक लाइन में थे, एक ही दिशा में थे सब, अब फिर विपरीत दिशा में जाना, एक दूसरे दिशा में जाकर के अलाइनमेंट होना, एक दूसरे दिशा में जाकर के एक लाइन में होना। मैं ऐसे खड़ा हूं, इधर माउथ है, हम 10-20 लोग इधर माउथ करके खड़े हैं, और हमको फिर घूमना हो, इधर माउथ करना है, देखिए घूम रहे हैं, ऐसे घूमेंगे, इधर जाएंगे, 180 डिग्री घूमना पड़ा ना। तो यदि यह बीच में 0 हो और हम इस दिशा में हो, तो हम पहले इधर गए, फिर 0 आए, यानी कि 90 डिग्री घूमे, और 90 डिग्री घूम करके फिर ऐसे हो गए, 90 डिग्री फिर घूमे, तो 90, 90, 180 इधर 180 डिग्री। और जानते हो कि घूमने के प्रोसेस में किसी मैग्नेट को 180 डिग्री जब घुमाते हो तो वर्क डन करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। पीछे सब ऑलरेडी पढ़े हुए हैं सब डाइपोल में,
तो इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़े हुए हैं और यहाँ भी पढ़े हुए हैं ना। वर्क डन क्या आया था, डब्ल्यू बराबर आया था क्या, डब्ल्यू बराबर एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो पहले कहाँ था, जीरो, देखिए पहले जीरो है ना, तो डब्ल्यू बराबर एम बी, एक मॉलिक्यूल का जिसका डाइपोल मोमेंट स्मॉल एम हो, मान लिया जाए एम हो, कैपिटल एम हो, एम बी, ये एक मॉलिक्यूल का, तो मान लिया कि हम इसको M1 नाम दे देते हैं एक मॉलिक्यूल के लिए। पहले फील्ड की दिशा में था, मान लीजिए सपोज करिए अलाइनमेंट इस दिशा में हो चुका है, तो ये अलाइनमेंट इसका हो चुका है, तो सपोज करिए कि यह जीरो है, तो cos 0 डिग्री माइनस 180 से घूमना है, तो cos 180। रिजल्ट क्या आया, हाँ बोलिए रिजल्ट क्या आया, W बराबर M1 B 1 माइनस 1 यानी कि 1, तो कितना हो गया, W बराबर 2 M1 B, W बराबर 2 M1 B। ओके, यह एक मॉलिक्यूल को घूमने में वर्क किया गया, यह एक मॉलिक्यूल को घूमने में वर्क किया गया, ठीक। अब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जानते हैं, एक पीस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, अवोगाद्रो की संख्या आपको पता है, एक मोल में कितने होते हैं, 10/23 होते हैं ना। तो सोचिए कि कितना कितना मोल होगा, कितने होंगे। अब सबको घूमना है, तो सबको घूमना है, तो क्या करना है, टोटल वर्क कितना हुआ, ऐसे ही W1 W2 W3 सब जोड़ दीजिए, जो होगा दैट विल बी द वर्क डन। सवाल ये है, क्या सवाल है कि ये गया कहाँ। जानते हो कि जब कहीं पर कोई कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो वह वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये वर्क डन क्या होगा, तो यह वर्क डन, क्लियर, रोटेशन हो रहा है, यह वर्क डन बार बार रैपिड अलाइनमेंट डी अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डी अलाइनमेंट, इस दिशा में सेट हुआ, अलाइनमेंट बोले उल्टा बिखरना पड़ा, बिखर करके फिर दूसरी दिशा में सेट होना है, तो जब बिखरना हुआ तो बिखरने वाले प्रोसेस को बोले डी अलाइनमेंट, डी अलाइनमेंट, और जब एक दिशा में इकट्ठा होना होगा तो कहे अलाइनमेंट। तो ये बार बार रैपिड करना पड़ रहा है, तो इस प्रोसेस में वर्क डन हो रहा है, और ये वर्क डन, दिस वर्क डन लॉस इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, यह लॉस हो गया। तो दिस वर्क डन लॉस नॉट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, फिर से ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए कि दिस वर्क डन नॉट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन, दिस मैग्नेटिक एनर्जी लॉसेस, लॉस हो गई, डज नॉट स्टोर बिकॉज दिस इज नॉट कंजर्वेटिव। तो कहां गया लॉस होकर के, कहां गया लॉस होकर के, तो 99% वर्क डन इन दिस प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ द रैपिड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, 99% एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। फैंटास्टिक, हीट में फैंटास्टिक। तो चले तब क्या हुआ जी, पूरा का पूरा जो लॉस हुआ ना, वो कहाँ गया, रैपिड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना करने की जरूरत ही क्या है, जब वह रैपिड मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन कहाँ ऐसा होगा। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, बहुत ही सही सोच रहे हैं। अभी जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि एक सोलिनॉइड है, उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन रखा हुआ है, और एसी की फ्रीक्वेंसी जो हम लोग घर में यूज करते हैं, एसी इसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है, 50। अमेरिका, फ्रांस वगैरह में ये 55 होती है। हम लोग के यहाँ जो प्रोडक्शन होता है वो 50 साइकिल होता है, यानी कि हम लोगों के यहाँ जो एसी होती है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है, 50 होती है। कन्फर्म है, पक्का 50 फ्रीक्वेंसी बेटा, ठीक है। तो अब जैसा देखना 50 साइकिल का क्या सेंस हुआ, क्या मतलब हुआ, यानी कि 50 साइकिल पूरा करेगा,
1 सेकंड में। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि कितना चक्कर पूरा हुआ 1 सेकंड में, तो 50 चक्कर पूरा हुआ 1 सेकंड में, यानी कि कितनी बार मैक्सिमा होगा। तो जानते हो कि एक साइकिल में साइन कर्व में साइन कर्व के एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमा होता है, ये इसको बोलते हैं साइन कर्व। तो ये मैक्सिमा, एक बार दूसरे दिशा में मैक्सिमा, तो 2 बार मैक्सिमा होता है ना, 2 बार। इसे बोलते हैं एक चक्कर, 1 cycle, this is the 1 cycle, 1 चक्कर, 1 cycle, this is the 1 cycle. What is this? You can take here voltage or you can take here current and this is the time. तो since जो वोल्टेज अप्लाई किए हो तुम कि अल्टरनेटिंग, तो जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किए हैं जो क्या करता है समय के साथ वेरी फास्ट, यानी कि 1 सेकंड में 100 बार 100 टाइम्स उसका मान मैक्स होता है और 100 टाइम्स का मान मिनिमा होता है। यानी कि जो बल्ब हम देख रहे हैं वह 1 सेकंड में 100 बार, 1 सेकंड में 50 साइकिल है ना, तो 50 ये फिगर 50 वाले फिगर बनेगा। एक फिगर में 2 बार मैक्सिमम, तो कुल कितनी मैक्सिमम 100। तो यह 1 सेकंड में बल्ब जो दिख रहा है आपको यह बल्ब जो आपको आंखों से दिख रहा है वह 1 सेकंड में कितनी बार जल बुझ रहा है, 1 सेकंड में 100 बार जला है, और 100 बार बुझा है, 100 बार जला है, 100 बार बुझा है, 100 बार जला है। तो लगातार क्यों देख रहे हो जलते हुए। परसिस्टेंस लिमिट ऑफ द आई, क्या persistence limit of I equal to 1/20 सेकेंड। 1/20 सेकेंड परसिस्टेंस लिमिट है कि 1/20 सेकेंड के अंदर यदि हम कोई चीज 1/20 सेकेंड के अंदर यदि हम कोई चीज अपनी आंखों पर, अपने रेटिना पर उसका इमेज बनता है तो हम उसको अलग अलग नहीं देख पाएंगे, वह हमको कंटिन्यू दिखेगा, एक में दूसरा ना कोलैप्स रहेगा, अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और हमको कितनी बार दिख रहा है यहाँ पर, हमको मेरे आंखों रेटिना पर बन रहा है इमेज कितने देर में, 1/100 सेकेंड। तो क्या पॉसिबल है कि हम लाइट को अलग अलग देखें? नो, इट इज नॉट सो। तो हम लाइट को लगातार जलते हुए क्यों देखते हैं? क्योंकि परसिस्टेंस लिमिट आंख की 1/20 सेकंड है और इसकी टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकंड, मतलब एक बार जल बुझ कितने देर में रहा है, 1/100 सेकंड, इसलिए हम लगातार देखते हैं। जो आप पिक्चर देखते हो, पिक्चर बनती है, वीडियो बनती है, पिक्चर बनती है, वह कितना उसका होता है टाइम इंटरवल, 1/38 सेकंड, 1/38 सेकंड। तो 1/38 सेकंड ना, 1/38 सेकेंड। ओके, तो मेरे आंखों पर पहला इमेज आया, दूसरा इमेज 1/38 सेकंड के अंदर आ गया, तीसरा भी इसके अंदर आ गया, चौथा भी इसके अंदर आ गया, सब हमको तो चलते हुए देखेगा एक में, तो लगता है कि सीन सब कुछ रियल है, बट दैट इज नॉट सो। ओके, चलो, तो अब कहोगे कि सर हिस्टैरिसीस से इसका क्या संबंध है। देखो ये जो संबंध है, जो आपने सोलेनॉइड के अंदर जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए तुम सॉफ्ट आयरन को रखते हो, तो एसी हम रखे हैं, हम जनरली हम लोग एसी यूज कर रहे हैं मान लीजिए, तो फील्ड तो बार बार रैपिड चेंज होगी ना। तो जब वो बार बार रैपिड चेंज होगी, तो जितने देर में फील्ड उस पर मैक्स होगी, यानी कि जब बाहर की करंट जब मैक्सिमम हो या बाहर का वोल्टेज जब मैक्सिमम हो, तो मैग्नेटिज्म को भी मैक्सिमम होना है सॉफ्ट आयरन के अंदर। और जब बाहर जीरो तो उसको जीरो जाना है, दूसरे दिशा में मैक्स हो तो इसको भी मैक्स होना नहीं, आई और वी के साथ ही बी को चलना है। आई और वोल्टेज, आई यानी करंट और वोल्टेज के साथ ही हमको ये जो सॉफ्ट आयरन मेरा है ना, इसके अंदर फील्ड उतनी देर में चेंज होना है बार बार रैपिड, जिसको कहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ कि बार बार वहां पर क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। तो उस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन वर्क डन हो रहा है, और उस वर्क डन के कारण एनर्जी का क्या होना है, लॉस, और जो एनर्जी का लॉस होता है उसी को कहते हैं हिस्टैरिसीस। तो देयरफॉर लॉस ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी
व्हाट इज दिस? तो हिस्टेरेसिस का मतलब लॉस ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। अब सवाल है कितना ना, आ जाइए। अब क्वेश्चन है कितना। तो चलिए आइए देखा जाए कितना। तो लॉस ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी अब सवाल है कितना। तो इक्वल टू एरिया ऑफ बी एच कर्व, इक्वल टू एरिया ऑफ बी एच कर्व और या आई एच कर्व, बी एच कर्व या आई एच कर्व के बराबर। चलिए फैंटास्टिक। अब आ जाइए। अब आप एक सॉफ्ट आयरन ले लीजिए। ले लिया? जो बोलो भाई ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए। रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दीजिए। कर दिया? अब वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, दिशा बदल रही है बार बार, रिपीट होगा क्या? मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होना है? एनर्जी का लॉस। उसे क्या कहते हैं? हिस्टेरेसिस। चलिए अब बाई डायग्राम पे समझते हैं इसको हो क्या रहा है। चलिए तो एक बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाइए, फर्स्ट क्लास। आइए तो मैं बना लूं, कब बनाया? हाँ, जानते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ही सैचुरेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है और किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। H इस दिशा में लगा दीजिए माइनस H, ये है B, या यहाँ I भी हो सकता था, B भी हो सकता, तो हम B के लेकर के सॉल्व कर दे रहे हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं आप। B ना दूसरी दिशा में भी है, B और I। ओके चलिए, जो ही हमने शुरुआत में t बराबर 0 पर कुछ भी नहीं था, जो ही हमने बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लगाया मैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट आयरन पर, हमने किसको लिया था? सॉफ्ट आयरन ना, सॉफ्ट आयरन लिया है। इसको वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया है, वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। कैसी है फील्ड? ये है फील्ड, ये फील्ड है। ओके, ये टाइम है और ये H, इसमें हमने रख दिया है। सॉफ्ट आयरन के एक पीस लिया हूं और सॉफ्ट आयरन के पीस को ना, सॉफ्ट आयरन की एक पीस लिया हूं या फिर, और हमने इसको रख दिया। ओके, अब हमको देखना कि हो क्या रहा है। चलिए इस फील्ड में रखा हुआ है। चलिए जब रख दिया तो हुआ क्या, जानते हैं क्या होता है? सैचुरेशन सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ये सैचुरेट हो गया। मैं फिगर बना दूं पहले, तब मैं एक्सप्लेन करता हूं सर। हाँ, दोनों साइड में ग्राफ की चौड़ाई एक ही रहेगी। ओके, तो लगभग एक ही है दोनों साइड में। चलिए यह भी दोनों साइड में बराबर होता है। ये है O, नाम कोई दे दिया जाए, A B C
डी ई, कोई नाम दे दीजिए ना, ओ ए बी सी डी नाम दे दीजिए। चलिए आइए अब एक्सप्लेन कर दिया जाए इसी को। टी बराबर 0 पर जो ही हमने स्विच ऑन किया, मैग्नेटाइजेशन उसका शुरू हो गया। देखिए अब इंटेंसिटी बढ़नी शुरू हो गई, बी का मान बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा यहाँ दूसरा भी था, हाँ ये वाला ओ ए भी था, चलिए एम नाम दे देता हूँ, हो गया। देखिए तो ये ग्राफ शो कर रहा है मैग्नेटाइजेशन, इट बिकम्स मैग्नेटाइजेशन। चलिए हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। टी बराबर 0 पर स्विच ऑन किया, एक दिशा में सभी मैग्नेटिक मोमेंट इकट्ठा होना शुरू हो गए, यानी कि उनका अलाइनमेंट शुरू हो गया। देखिए इंटेंसिटी बढ़ेगी ना, बढ़ना शुरू हो गई, बढ़ना शुरू हो गई। कहां तक हमने बाहरी फील्ड लगाया था भाई, यहां तक। कितनी फील्ड लगाया, कोई नाम दे दिया जाए, OP1 तक। OP1 माइंड हियर, P1 एक्सटर्नल फील्ड हमने लगाया H, और अभी तक मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ती रही, लेकिन जब बाहर की फील्ड इतनी हो गई, जब इतनी हो गई तो इसके बाद जब हम फील्ड बढ़ा रहे हैं ना, तो कोई अंतर नहीं। क्यों? देखिए हॉरिजॉन्टल हो गया है, मीन्स क्या, यही तो स्पेशल प्रॉपर्टी है ना, इसी को कहते हैं क्या, सैचुरेशन प्रॉपर्टी। यही तो है ना सैचुरेशन प्रॉपर्टी, जो सॉफ्ट आयरन की खासियत है, फेरोमैग्नेटिक मेटल की खासियत। अब क्या किए, तो जब इसके बाद जो बढ़ नहीं रहा था ना, तो अब यहां से वापसी शुरू किए, लौटना शुरू किए। चलो भाई आप लौट चले, देखो वापस होना शुरू हुए। तो पहले तो गए, अब फिर वापस होना शुरू हुए। जब वापस होना शुरू हुए तो इसको भी तो उसी रास्ते पर वापस आना चाहिए था ना, यानी कि बी के मान की जैसे जैसे एच लगाए तो बी बना, तो जब एच को कम कर रहे हैं तो बी को उसी रास्ते पर, बी को भी उसी रेशियो में कम होना चाहिए था, बट नॉट सो, ऐसा नहीं। देखिए जब हम फील्ड को घटाना शुरू किए तो यह इस रास्ते को पकड़ लिया, और जब हम घटाते घटाते देखिएगा बाहर वाली फील्ड तो हम 0 कर दिए, तो ये 0 नहीं हुआ, देख रहे हैं ना, इतना बच गया। अब वापसी में हमने फील्ड 0 कर दिया, लेकिन अभी बी को 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। यही प्रॉपर्टी है, यानी कि लग रहा है कि अपने अंदर इतनी फील्ड चुरा लिया, देखिए देख रहे हैं ना, इतनी फील्ड अपने अंदर रख ली, स्टोर कर लिया। तो यही स्टोरिंग प्रॉपर्टी, यानी जो चुरा के रख लिया, वही चीज, वही उतनी फील्ड, वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस कहलाता है रिटेंटिविटी। तो दिस स्टोरिंग प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, यह वह बिंदु है, ऐसे कर दूं कि एट पॉइंट एम ड्यूरिंग डी अलाइनमेंट ना, तो फील्ड रिमेंस यानी कि बच गया ना कुछ, तो फील्ड रिमेंस इक्वल टू कितना बच गया, देखिए ये इतना, तो ओ एम, तो इसे कहते हैं रिटेंस फील्ड। क्या बोलते हैं, रिटेंस, देखिए इसे बोलते हैं ना रिटेंस फील्ड, या प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो प्रोसेस कहलाता है रिटेंटिविटी।
प्रोसेस इज रिटेंटिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट इज द रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी वह है कि व्हेन h इक्वल टू 0, b इक्वल टू नॉट 0, यानी कि बाहर की फोर्स, बाहर की फील्ड तो हमने शून्य कर दिया। व्हेन h इक्वल टू 0, b इक्वल टू नॉट 0, दिस इज रिटेंटिविटी। यही क्या है? रिटेंटिविटी है। और ये इतना क्या हुआ, देखिए हम एरो लगाएं, इधर दिखा रहे हैं, इधर स्पेस से इधर दिखा रहा हूं। बेटा ये क्या है? रिटेंस फील्ड ना, रिटेंस फील्ड। क्लियर? तो यह है रिटेंस फील्ड। क्लियर? रिटेंस फील्ड। ओके बेटा, रिटेंस फील्ड। यस, तो दिस इज द रिटेंस फील्ड। ये लाइन यहां से यहां तक कितना? OM रिटेंस फील्ड इक्वल टू OM। ठीक, अब आइए, हाँ बेटा चलिए, अब देखिए यहां पर और आ गए ये। अब क्या हुआ इसके बाद? अब क्या हुआ? यहां तक पहुंच गए ना। पहले हम 0 से स्टार्ट किए, P1 तक गए, सैचुरेशन प्रॉपर्टी के कारण फिर बढ़ना बंद हो गई, फिर वापस लौटे, एक दिशा में गए और वापस लौटे। यानी कि अब कहां तक ग्राफ पहुंच गया हमारा? गए वापस लौटे, यहां तक हो गया। तो गए वापस लौटे, यहां तक हो गए। अच्छा, अब अभी 0 पर जब कब पहुंचा? जब हम देखिए 0 पर तेजी से, अब इधर जब फील्ड जा रही है ना, अब नेगेटिव फील्ड लगी, इधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। ज्यों ही नेगेटिव फील्ड होती है बहुत तेजी से ग्राफ गिरता है। देखिए, यानी जो नेगेटिव फील्ड लगाते हैं सभी डोमेन बहुत तेजी से घूम जाते हैं, और सभी डोमेन बहुत तेजी से घूम करके क्या हो जाता है? फिर दूसरे दिशा में शिफ्ट होते हैं। देखिए बहुत तेजी से गिर रहा है, देख रहे हैं ना, देखिए बहुत तेजी से गिर रहा है सर। क्लियर? अच्छा, अब फिर क्या हुआ था? फिर अब दूसरे दिशा में देखिए अलाइनमेंट शुरू हो गया, देख रहे हैं? देखिए दूसरे दिशा में शुरू हो गया ना, देखिए दूसरे दिशा में शुरू हो गया, अलाइनमेंट हो गया। अब वही बात, फिर कहानी यहां के आगे क्या हो गया? सैचुरेशन। क्या हो गया यहां के आगे? सैचुरेशन, यानी अब नहीं बढ़ेगा आगे। तो यहां तक गए, यहां तक गए और यहां तक गए, इस बार सैचुरेशन है तो वापस चलेंगे क्योंकि अब बढ़ना है नहीं, वापस गए। तो जब वापस गए तो जाना चाहिए था इसी पर वापस, नहीं हुआ वापस, दूसरा पाथ पकड़ लिया, यहां पहुंच गया। अब ये अगली साइकिल पूरी हुई, गए वापस, देखिए गए वापस यहां तक आ गए। अब फिर ज्यों ही हम आगे बढ़े फिर तेजी से गिर गई, देखिए ज्यों ही आगे बढ़े तेजी से गिरी, और इस लाइन को सिमेट्री बाय सिमेट्री हमने फिर मिला दिया। ओके, तो आप जैसा देखिएगा हुआ क्या। तो अब देख रहे हैं आप कि रिटेंस फील्ड कहां कहां है। एक दिशा में लगाए तो इतना रिटेन हुआ, अगला फील्ड दूसरे दिशा में जब फील्ड गई वापस आ रहे हैं तो इतनी रिटेंटिविटी हुई। तो रिटेंटिविटी कितनी है? यहां है O, यहां है OM एंड OD एंड OD। तो इस दिशा में OM, ये OD क्या है? रिटेंस फील्ड। और प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस रिटेंटिविटी। हो गया। अब आ जाइए, अब क्या देखिएगा, इसे जब इस इधर वाला मैग्नेटाइजेशन था तो कितना हम फील्ड लगाए हैं, तो यह 0 हुआ है। जो रिटेंट फील्ड है ना, देखिएगा
कितनी फील्ड बची हुई थी उसके अंदर, ओ एम, और कितना दिए हैं तो जीरो हो गई है इतना। जब ओ सी दिए हैं नेगेटिव दिशा में, उल्टे दिशा में जब हम नेगेटिव दिए हैं तो ये जीरो हो गया। देखिए, देखना बेटा, यहाँ पे है ओ है ना, ओ पे हो ना, ओ पे हो, देखो ओ पे हो ना, ये बिंदु है, ओ पे हो, ओ पर कितना फील्ड है बची हुई, ओ एम। नेगेटिव में चलो चलो, जो नेगेटिव में चलना शुरू कर रहे हो तेजी से गिर रहा है, देखो देखो, जो यहां पहुंचे ये गिर के जीरो हुआ। तो यह कितना देने पर जीरो हुआ उसे कहते हैं क्या, कोर्सिव। यही प्रोसेस कहता है कोर्सिविटी, यानी कि रिटेंस फील्ड का जीरो होना। तो कोर्सिविटी इज द प्रोसेस by which retains field becomes zero, तो जिस पर वो जीरो हो जाता है उसे कहते हो ना, उसे कहते हो, प्रोसेस को कहते हो कोर्सिविटी। और यह फील्ड को क्या नाम दोगे, कोर्सिव फील्ड। चलिए, तो मैं यहाँ एरो लगा के लिखूं बेटा, यह इस साइड में इतना मिला ओ सी और इधर ओ ई, देखिए दोनों साइड में होगा ना, तो देखिए ओ सी एंड ओ ई, ये क्या है दोनों, हाँ लिखिएगा साफ साफ क्लियर करके, ये क्या है दोनों, ये दोनों, तो ये क्या रहे, कोर्सिव फील्ड। तो मैं अब इसे रिलेटिविटी समझ गया, हटा दूं, तो देखिए, तो ये दोनों क्या रहे, ये दोनों रहे कोर्सिव फील्ड, कोर्सिव फील्ड। तो सीधे शब्दों में आ जाइए, अब बोलिए ओ एम का मान बोलिए रिटेंस फील्ड, ओ डी का मान बोलिए रिटेंस फील्ड, ओ सी का मान बोलिए कोर्सिव फील्ड, ओ ई का मान बोलिए कोर्सिव फील्ड। अब सवाल है कि ये पूरी इसकी एरिया, होल एरिया ऑफ दिस, अब इसकी पूरी एरिया बना दीजिए। समझ गया सब कुछ क्या है, अब पूरी एरिया ऐसे ही सेटिंग कर दीजिए। आप ही करिए कॉपी में जल्दी कर दिया। देखिए, अब ये जो पूरी एरिया है इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ बी एच कर्व। क्या कहेंगे, एरिया ऑफ बी एच कर्व। हाँ क्या बोला, क्या पढ़ रहे हो, धुनाई हो रही है, जल्दी बोलो। हम लोग धुनाई करते हैं ना बेटा, हर टॉपिक को ऐसे धुनाई होती है जबरदस्त, क्या, क्यों, कैसे। तो किसकी हो रही है, हिस्टेरिसिस। क्या होता है हिस्टेरिसिस, तो व्हाट इज द हिस्टेरिसिस, इस शब्द का मतलब क्या है, चुंबकीय ऊर्जा का लॉस, नष्ट होना, बस। अब उसके इतनी प्रोसेस है, जब किसी लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और यदि वह फील्ड परिवर्तनशील है, बदलती है ना, परिवर्तनशील है, तो बार बार उसके बाहरी फील्ड के दिशा के अकॉर्डिंग जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके अंदर के जो एटम्स है उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो उस बाहरी फील्ड के अकॉर्डिंग बार बार उसी बाहरी फील्ड की दिशा में बार बार, जब वो इधर होगा तो इधर रहेगा, इधर जाएगा तो इधर जाएगा, अलाइनमेंट होता, अलाइनमेंट डी अलाइनमेंट। इस प्रोसेस में जो भी वर्क डन होता दैट लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, उष्मा के रूप में नष्ट होता। इसीलिए एक लोहा को रख दें ऐसे हम, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज करें, ये लोहा कुछ देर के बाद थोड़ा ना स्ट्रांग यदि मैग्नेट फील्ड लगा दें इसके ऊपर,
तो ये लोहा कुछ देर में पिघल जाएगा, इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा। उसी को कहते हैं ना मैग्नेटिक पाइल्स ना, चुंबकीय भट्ठियाँ। तो चुंबकीय ऐसे बड़े बड़े चुंबक लगा करके लोहे को गलाया जाता है। अंतर क्या होता है, बस एक बार जैसे एन इधर है एस इधर है तो ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घुमाओ और लोहा रख दो, हाँ किसी कोयले वोले की जरूरत नहीं है, दो चुंबक रखो, घुमाओ घुमाओ, हाँ घुमाओ, तो घुमाओगे फिर उसी एन ऐसा बदलेगा और एन ऐसा बदलेगा। स्ट्रांग मैग्नेट चाहिए केवल खूब बड़ा सा, ताकि खूब शक्तिशाली फील्ड हो। और वह लोहा, जितना भी लोहा हम उसके अंदर रखेंगे कि भाई इतना रखे हो, तुरंत मैग्नेट को खाली घुमा दो, बिना किसी आग के, बिना किसी कोयले के, बिना किसी डीजल पेट्रोल के, बिना किसी बिजली के सप्लाई के, सारी की सारी लोहे को फटाफट गला दोगे। क्या पढ़ रहे हो, हिस्टेरेसिस, दिस इज द हिस्टेरेसिस, क्लियर। हाँ, तो कहते हो उसी को चुंबकीय भट्ठियां बोलते हो उसको। अब ये एरिया, अब वो कितना एनर्जी का लॉस हुआ, तो ये देखिए अब यह एक साइकिल है, दिस इज द वन साइकिल, एक साइकिल देखिए यहां बना हुआ ना, तो वही ये वन साइकिल का ग्राफ है, एक साइकिल का ग्राफ है यह। बेटा ये जो हम लोग बनाए हैं ना, ये तो एक साइकिल का ग्राफ है बेटा, ये देखना ऐसे एक साइकिल का ग्राफ है ना, यहाँ पर जो दिख रहा है वहां पर वैसे है, जो बाहर वाला फील्ड है अंदर हो क्या रहा है उसके एक साइकिल का ग्राफ है। अब यही जो एरिया है इसी को कहते हैं BH कर्व, एरिया ऑफ कर्व। सब समझ गए, हटा दिया जाए इसको, चलिए। तो अब देखो अब अगला पॉइंट बेटा देखना है। तो अब सवाल ये रहा कि हिस्टेरेसिस हुआ कितना, हिस्टेरेसिस ना, हिस्टेरेसिस हुआ कितना, बराबर लॉस ऑफ क्या, मैग्नेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। और ये बराबर किसके होता है, एरिया ऑफ BH। ये जितना है ना एरिया BH का, किस में आएगा, जूल में आएगा, जूल में आएगा, इतना 100 जूल एनर्जी होगी। अच्छा, अब यदि ये छोटे से पार्ट को ले लिया जाए, छोटा सा पार्ट हम ले लिया इस एरिया को, मान लिया इस एरिया DA, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हुई, यानी कि हिस्टेरेसिस क्या हुआ बेटा, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या हुई, मींस कि हिस्टेरेसिस बराबर कितना हुआ, तो इंटीग्रेट कर दे इसको DA को, इंटीग्रेटिंग दिस, पूरी एनर्जी निकालनी है बेटा, तो इंटीग्रेट कर दिया जाए इसको, इस पूरे एरिया को, क्लियर। तो कहीं पर भी एरिया, अब बताने जैसे ये DA है, एरिया कितनी होगी, कहीं पर छोटा सा ले लिया जाए, तो हमारा B है ना और ये DA है, यानी देखो बेटा क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पर ले लिया जाए B इंटू DA और इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के ना ये जो लिमिट हो वहां तक, इसको कहाँ से कहाँ तक बेटा, तो ये A1 से A2 तक, ओके। और इसको सॉल्व कर दिया जाए, क्या मिलेगा, आएगा आएगा हिस्टेरेसिस बराबर 100 मच। अब वो आएगा कितना, आ जाओ, तो मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट बताऊं। हाँ हो गया, नोट कर लिया, यहाँ तक जल्दी नोट करिए। तो चलिए मैं यहाँ लिख दूं, नीचे आ जाइए, इक्वल टू हुआ कितना, या चलिए आ जाइए देखिए हम, हाँ हुआ कितना, VANT, एक साइकिल में कितना लॉस होता है, VANT एक साइकिल में कितना, जूल। अब यदि हमको कैलोरी में लिखना है, चलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखिए अब एक साइकिल, लॉस इन वन साइकिल, तो लॉस इन
लॉस इन वन साइकिल, तो कितने, एक साइकिल में कितना लॉस हो रहा है देखे तो, इक्वल टू, उसी को हिस्टेरेसिस कहेंगे आप, तो जितना इस साइकिल में लॉस होगा उसको हिस्टेरेसिस कहेंगे, तो इक्वल टू कितना हो रहा है, VANT। यदि हम यहाँ पे 4.2 से डिवीजन कर दूं तो सो मच कैलोरी, ओके, इतना कैलोरी हो जाएगा। और न डिवीजन करूं तो जूल रहेगा। अब सवाल है कि V क्या है, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, देखिए अभी यहाँ पड़ा हुआ है यह मैग्नेट, तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम V है, V वॉल्यूम। ए मैग्नेटिक फील्ड जिस एरिया पर लगाई गई है ना, वह एरिया, तो एरिया। एन जो बाहर की फील्ड है ना, ये वाली बाहर वाली फील्ड, इसकी फ्रीक्वेंसी है एन, तो एन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, और क्या है, टी टाइम बेटा, कितनी देर के लिए हम लोग इसको अब लगाए गए, यानी आ जाओ यहाँ पे, हाँ अब रहा कि टी क्या है, टाइम, हाँ, कि कितनी देर के लिए आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो टाइम, टोटल टाइम, तो टी इज द टोटल टाइम, या टोटल टाइम। तो क्या कैलकुलेट किया हम लोग, हिस्टेरेसिस। व्हाट इज द हिस्टेरेसिस, लॉस ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी in the process of magnetization and demagnetization, यानी कि जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, और यदि वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बार बार परिवर्तनशील है उसकी दिशा, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर के जो डाइपोल मोमेंट है वह भी बार बार उनका रैपिड मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है। इस प्रक्रिया में एनर्जी का लॉस होता है, उस लॉस को हिस्टेरेसिस कहते हैं। जब बाहर की फील्ड हटा दी जाती है, तो जिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हमने अंदर रखा था, जिसको उसके अंदर कुछ फील्ड बच जाती है, ये जो फील्ड इसके अंदर बच जाती है उसे कहते हैं रिटेंस फील्ड। क्या बोलते हैं उसको, रिटेंस फील्ड। और इस बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। बचाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। पक्का, कहीं भी डाउट नहीं, ओके, फर्स्ट क्लास। क्या पढ़ रहे हो, हिस्टेरेसिस, हाँ, P100 फिजिक्स। फिर क्या, ये अभी इसके अंदर बचा हुआ है जितना, इसको जीरो करना है, तो इसके अंदर बचे हुए फील्ड को जीरो करने के लिए जितना नेगेटिव फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, उसे कहते हो ना क्या, उसे कहते हो कोर्सिविटी। तो जीरो करने की प्रक्रिया कोर्सिविटी है, और जो फील्ड देनी पड़ी तुमको, मान लो कि 0.5 टेस्ला की फील्ड देनी पड़ी नेगेटिव, तो जितना नेगेटिव फील्ड देनी पड़ी वह है कोर्सिव फील्ड। क्या बोलते हैं उसको, कोर्सिव फील्ड। अब कोर्सिविटी जितना ज्यादा होगी, तो उसमें उसके अंदर के
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस करना उतना ही टफ होगा। यानी कि तुम चाहते हो कि ये जल्दी से इसके अंदर की फील्ड जीरो हो जाए, तो कोर्सिविटी कम रहेगी तो जल्दी कर दोगे, और कोर्सिविटी ज़्यादा होगी तो जल्दी नहीं होगा। तो यदि कोर्सिविटी रही ज़्यादा तो ज़्यादा अब नेगेटिव फील्ड देना पड़ेगा इसको ना, और रिटेंटिविटी रही ज़्यादा तो भी उसको जीरो करने के लिए देना पड़ेगा। तो जानते हो कि सॉफ्ट आयरन में रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन जब पूछता है कि हम सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, तो अब वहां दो बातें होती हैं कि हम रिटेंटिविटी को नंबर 1 दें, डोमिनेटिंग माने, या कि कोर्सिविटी को। तो वहां पर हम किसको डोमिनेटिंग मानते हैं? कोर्सिविटी को। तो चूंकि सॉफ्ट आयरन की कोर्सिविटी होती है कम और रिटेंटिविटी होती है ज्यादा, इसलिए कोर्सिविटी को डोमिनेटिंग मानते हैं। और यही कारण है कि क्यों सॉफ्ट आयरन का यूज हर जगह होता है। क्यों? क्योंकि जो बाहर की फील्ड हटाते हैं तो तुरंत उसके अंदर की फील्ड जीरो हो जाती है। ये प्रॉपर्टी सॉफ्ट आयरन के अंदर ही पाई जाती है। ओके, क्लियर। यही कारण है कि सॉफ्ट आयरन का यूज ट्रांसफार्मर की कोर बोलते हैं जिसको कोर बोलते हो ना, मेन कोर यानी मेन बेस वगैरह ट्रांसफार्मर का। तो यही कारण है कि सॉफ्ट आयरन को क्यों ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। स्पीकर का डायफ्राम क्यों उसी का बनते हैं, सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं। कॉलबेल क्यों उसके डायफ्राम को सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। मैग्नेटिक ट्रेंस वगैरह में क्यों सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। तो जहां पर भी तुम सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में सॉफ्ट आयरन यूज करते हो, सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन बनाने के लिए इसको यूज करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन यूज करते हो। तो जहां कहीं भी सॉफ्ट आयरन यूज करते हो उसके पीछे लॉजिक यही होती है। ओके, तो जस्ट पीछे वीडियो में यानी कि नंबर 6 में, ये 7 नंबर चल रहा है, तो 6 नंबर में आप पढ़े हैं कि परमानेंट मैग्नेट कैसे बनता है, टेम्पररी मैग्नेट कैसे बनता है। तो वहां पर सब कुछ एक्सप्लेन है। यहां पर बताना था कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी क्या होती है, हिस्टेरिसिस क्या होती है, लॉस क्या होते हैं। तो ये लॉस होते हैं। क्लियर? कोई डाउट? नो? पक्का? फर्स्ट क्लास? ओके, चलिए अब इसके अगला पॉइंट। अब इसके बाद हाँ, कहीं पर कुछ नोट करना जल्दी से नोट कर लें। हो गया? चलिए अब बेटा अगला पॉइंट। अब यहां आगे आने वाला जो पॉइंट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है पॉइंट? अब आपको आएगा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर थ्योरी थोड़ी सी लंबी हो गई है ना, थ्योरी बहुत ज़्यादा है मैग्नेटिज्म में। इस चैप्टर में यहाँ मैग्नेटिज्म पूरा चैप्टर थ्योरी है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। तो अब पहले मैं थ्योरी पूरा कर लूँ तब फिर न्यूमेरिकल लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा और बचा क्या है, तो यहाँ पे आइए, मैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब कुछ पीछे वीडियो में पढ़ा दिया है ना। अब हमको देखना है न्यूट्रल पॉइंट वगैरह कैसे मिलते हैं ना, और tan A पोजीशन क्या होता है, tan B पोजीशन क्या होता है, और यहाँ के न्यूमेरिकल ना बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्लियर? क्यों क्यों खतरनाक होते हैं? क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि हम उसका मान कितना रखें। चलिए फिर आइए मैं डिस्कस करता हूँ। और तो अब आ जाइए मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैं ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं, हमको बस यहाँ एक पॉइंट लेना है केवल, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल जानते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था ना, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल है, और ठीक वैसा ही प्रूफ है, ठीक वैसा ही प्रूफ है, वैसा ही सब कुछ है। यहाँ पर पोल है, ये पोल है, ये मान लीजिए सपोज करिए एन पोल है, ये एस पोल है। दोनों पोल के बीच की इफेक्टिव लंबाई को इस लंबाई को इफेक्टिव लंबाई कहते हैं, एल ई है इफेक्टिव लंबाई है ना। पूरा मानते कितना है, 2L मानते हैं इसको, इफेक्टिव लंबाई को 2L मान लेते हैं ना। ये देखिए यहाँ से लेकर ये है इफेक्टिव लंबाई, इसको 2L मान लेते हैं ना, ये 2L।
ये 12 है, ठीक है। पोल से यहाँ से जहाँ पोल होता है, पोल के बीच की दूरी की इकट्ठी लंबाई मानते हैं, ठीक। चलिए अब जैसा देखिए, मैं यदि कहूँ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, या ठीक वही याद आ रहा होगा आपको यहाँ से सीधे कौन सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वहाँ सब बहुत ही गजब का सब पढ़े हुए हैं फर्स्ट क्लास। देखिए ये बीच का इक्वेटोरियल रीजन, और यह एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो यहाँ से एंगल बना रहा हो, थीटा, या एक्सिस एंगल बनाते हैं यहाँ से, एक्सिस से एंगल बना रहा हो तो ये एंगल, क्लियर, जो एंगल बना रहा हो थीटा। तो हम लोग इधर एस मान लें और इधर एन मान लें, ओके। और अब डाइपोल मोमेंट कहाँ पर है, ये है डाइपोल मोमेंट, देखिए है ना, दिख रहा है ना साहब, या डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट और पॉइंट ए पॉइंट है पी, इसको मिलाने वाली लाइन एंगल बना रही है थीटा, ओके। तो अब हमको यहां बताना है, क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो कहते हैं इसको मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर बी, या इसको दूसरा नाम फ्लक्स डेंसिटी, या और हाँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब ये हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे उसको, तो बी, दिस इज द बी। अब मैं कहूँ आपसे कि यहां पर वो क्या होगा, एंगल है थीटा, वेयर इज दिस एंगल, यू नो नाउ दैट दिस इज द एंगल, मीन्स कि उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है। यहां पर बी का मान क्या होगा, तो बी पी इक्वल टू जस्ट लाइक it was in the case of the electric dipole, mu upon 4 pi m by, तो साइन बाहर चला जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा अंदर फिर से लिख दूँ इसको। चलिए तो P पॉइंट पर P बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज ए वेरी फैंटास्टिक जनरल फार्मूला। अब आप देखिएगा, ये पॉइंट P है, इसको नाम आप दे दीजिए P1, इसको आप नाम दे दीजिए P1, दे दिया, इसको नाम दे दीजिए P2, इसको नाम दीजिए P3, इसको नाम दीजिए P4। तो सभी पर वैल्यू लिख दीजिए, सबका वैल्यू लिख दीजिए, बी का मान। बहुत ही गजब के न्यूमेरिकल्स रहेंगे, सब करना रहेगा आपको। और नहीं सीखेंगे ठीक से तो कठिन लगेगा, सीख लेंगे तो आपके ना क्या कहते हैं, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। क्यों, एक एक क्वेश्चन जुटाना है। और आपका दिल कभी कभी कहता होगा, दिल आपका कहता होगा कभी, क्या कहता है, अरे छोड़ दो यार, हाँ हो सब तो तैयार है ना, हाँ, उसी से हो जाएगा, ये कभी कभी दिल कहेगा। तो जो कहेगा वो आपको भरमा रहा है, आपका दिल आपको भरमा रहा है, उसकी बात मत मानना। जो कठिन लगे उसको और जम करके पढ़ना, उसको कहना कि नहीं इस पहले हम इसी को करेंगे, पहले हम इसी को पढ़ेंगे। तो इसलिए जहाँ भी थोड़ी सी कठिनाई लगे उसको और ज़बरदस्त पढ़िए। एक बार में नहीं आएगा 10 बार में आएगा, नहीं 10 बार में आएगा तो 20 बार में आएगा, पक्का आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, गारंटेड है। काम ही क्या, पढ़ना ही तो है। नीट निकालना है, डॉक्टर बनना है, इतनी बड़ी चीज़ पानी है तो पढ़ना ही तो है। यदि IIT के स्टूडेंट बेटा तो IIT में आपको जाना है ना, इंडिया के टॉप IIT कॉलेज में जाना है तो पढ़ना ही तो है।
बोर्ड देने जा रहे हो तो बोर्ड के बाद में बोर्ड बेस्ट करना है, फिर उसके बाद तुरंत ही आपको नीट देना है, तो पढ़ना ही तो है। एक बार नहीं तो 10 बार, नहीं 10 बार में 20 बार में, और जबरदस्त। ओके, 10 बार देखिए वीडियो, नोट करिए। क्यों? ना भूतो ना भविष्य, ना कभी ऐसा मिलेगा, ना कभी ऐसा मिलेगा, ना कभी मिला होगा। हाथ कंगन को वारसी क्या, पूरी किताबें सब कुछ ले करके, जहाँ भी कोई पढ़ाता हो, कोई किया हो, कोई वीडियोज हो, कुछ भी हो, लेके नोट शोट जो भी कुछ है देख लो, चेक कर। और अभी क्या, अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं, अभी तो हम आपको सिंपल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं चैप्टर का, है कि नहीं। इसके बाद अभी न्यूमेरिकल शुरू होगा, हर चैप्टर में न्यूमेरिकल शुरू होगा। फिजिक्स को उस अंजाम तक पहुंचाया जाएगा कि ना भूतो ना भविष्य, ना कभी कोई किया हो, ना कभी भविष्य में कोई कर पाए, है कि नहीं। कोशिश से करना है, आगे क्या होगा कौन जानता है कि नहीं। लेकिन तो आपको क्या करना है, ये तो मैं करूँगा, आपको क्या करना है, केवल मेरे साथ जबरदस्त पढ़ना है, और क्या, कुछ नहीं। आपको सब विषय पढ़ने हैं ना, तो बस जल्दी जल्दी वीडियो देखिए, नोट करिए, मेन पॉइंट क्या है, क्या जानते हो, क्या नहीं उसमें से जानते हो, जल्दी से नोट करो, बस इतना ही। ओके, कम ऑन। तो यह एक जनरल फार्मूला है, ये याद हो गया, आप फटाफट मार दीजिए। यहां पर P1 पर कितना होगा, तो देखिएगा P1 पर कितना होगा। हाँ देखिएगा, सभी बिंदुओं पर लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, सभी बिंदुओं का मान लिखिए तो जल्दी से। 4 बिंदु हम बनाए होंगे, P1 P2 P3 P4। हाँ, सब पर लिख दीजिए, और सभी बिंदुओं पर उनकी दिशा लिख दीजिए, सभी बिंदुओं पर उनका डायरेक्शन लिख दीजिए, क्या होगा। हाँ लीजिए फटाफट, सब पे डायरेक्शन, सब पर डायरेक्शन लिख दीजिए, और सब पर उनका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। एक्चुअली मैं लिखता हूँ जल्दी से। P1 देखिए, इस लाइन को नीचे लाइए, ला रहे हैं। जब ये लाइन यहां जाएगी, इसी बिंदु को लाइए नीचे, थीटा देखो क्या हो रहा, थीटा 0 हो गया, यानी कि P1 पर क्या हुआ, P1 पर हम नाम रख दे रहे हैं B1, तो B1 क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और बोल दीजिए m अपान, अब ये दूरी, तब हमारी आर दूरी ये हो जाएगी ना, तब तो हमारी आर दूरी, हाँ अच्छी तरह समझिएगा, तो आर दूरी सेंटर से लेना है, इसे सेंटर से, तब ये हो जाएगी, तो आर क्यूब, और यहाँ क्या होगा, एक 3 cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा 0 हो गया, यानी कि थीटा इस बिंदु के लिए थीटा बराबर 0, तो जब ये 0 होगा तो 3 और 1 4 हो गया, 4 का अंडर रूट लिया, 2m आ गया। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। अब बात रही दिशा की, तो जानते हो कि n से लाइंस निकलती हैं और यस पर इंटर करती हैं, तो इस जो यस है, ध्यान दीजिएगा, जो यस है उसकी लाइन इधर होगी, और जो n है उसकी लाइन इधर होगी। देखिएगा, समझिएगा, n के कारण लाइन इधर होनी है, और यस के कारण लाइन इधर होनी है, लेकिन कौन स्ट्रांग है, n नजदीक है तो ये स्ट्रांग होगा, ये कम है, इसका कम होगा, तो यह स्ट्रांग है, यह वीकर है, यह स्ट्रांग है और यह वीकर है ना, क्लियर। तो जो स्ट्रांग है, ध्यान दीजिएगा, जो स्ट्रांग है वही रहेगा, और जो वीकर है वो वेक्टर क्वांटिटी है ना, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो देखिए, तो यानी कि ये समाप्त हो जाएगा, तो मेन फील्ड किधर हुई, इधर हुई, या दिस इज द फील्ड। अब जस्ट वैसे ही, अब जरा देखिएगा, इस पे अब मैं पूछूं, बस सीधे उल्टा कर दीजिए, और क्या, फील्ड इधर हुई, कितनी होनी है, बस वही होनी है, तो अब B3 का मान तो सीधे सीधे वैसे लिख दीजिए। देखिए B3 यहाँ लिख दूं मैं, चलिए यहाँ पे लिख दो नीचे, तो देखिए अब इसका तो आप वैसे लिख सकते हैं कि जस्ट उसके उल्टा होगा, और यस है, यस पे लाइन इंटर करती है, वैसे कॉमन सेंस, तो B3 बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई, कितना, वही 2m अपान r क्यूब, बस द डायरेक्शन विल बी दिस। अब आ जाइए,
चलिए P2 पे चला जाए, P2 पर, हाँ P2 पर। ओके P2 पर जाइए, तो हाँ बोल दीजिए जल्दी से आंसर। एंग बस वही देखिए, इसको लाइए, इस लाइन को लाइन उठाइए, ऐसे करिए, हो गया। एंगल कितना हो गया 90, तो अब 90 रख दीजिए। तो B2 बराबर, यहाँ इसको नाम दे दीजिए B2। तो B2 बराबर कितना हो गया हम लोग का, हाँ देखिए कितना होगा B2 बराबर, क्या होगा B2 बराबर है कितना, अरे वहाँ काश जीरो करेंगे, काश 90 करेंगे, जीरो हो जाएगा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब ना, क्योंकि थीटा का मान 90 हो गया। तो इतना ही यहाँ भी होना, P4 पर भी क्या, अब ये क्या नाम था B2 था, अब B4 इतना ही म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपान आर क्यूब, जहां पर आर क्या है, ये डिस्टेंस, दिस इज आर। अब बात रही डायरेक्शन की, तो देखते हैं ये इसकी फील्ड किधर होगी, इधर, इसकी फील्ड किधर होगी, इधर, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में था ठीक वैसे सोचने के लिए वैसे सोच लीजिए। नेट फील्ड किधर मिल रही है आपको, नेट फील्ड किधर मिल रही है, देखिए यह और यह ना, मीन्स ये अब आप कहेंगे कि इस पे फील्ड हमारी रिजल्टेंट कहाँ होगी, देखिए ये है इसका डायरेक्शन, ओके। तो इस बिंदु पर इधर होगी। अच्छा अब देखिए इस पर किधर होगी ना, इस पर किधर होगी, देखिए किधर होगी, इस पर, उस पर भी वही होगी। अरे भाई चाहे ऊपर ले चाहे दोनों बराबर ही होगा ना। हाँ देखिए यन, यन की फील्ड किधर होगी, इधर, यस की फील्ड किधर होगी, इधर, जब करेंगे तो इधर, दोनों साइड में फील्ड की दिशा एक ही होगी, ठीक। चलिए तो ये था हम लोगों का कि अब देखिए यहाँ से आएगा, अब पढ़ना आगे कि हम लोग को न्यूमेरिकल्स कहाँ से आता है। अब ये जब हम समझेंगे, इसको जानेंगे कि हाँ इसको इक्वेटर पर कितना होती है फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू, इक्वेटर पे क्या होगा ना, ये एक्सिस पे क्या होगा, इक्वेटोरियल फील्ड क्या होती है, एक्सियल फील्ड क्या होती है। तो जब हम इसको अच्छी तरह से क्लियर किए रहेंगे तभी तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब आ जाइए फटाफट अगला पॉइंट, ओके चलिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये दो आइडेंटिकल मैग्नेट है, दो आइडेंटिकल मैग्नेट है, ओके, एन एस, एन एस, ठीक, और दोनों ऐसे रखे हुए हैं, इस तरह से रखे हुए हैं, दोनों आइडेंटिकल है बिल्कुल, यस एन, ऐसे रखे हुए हैं। इनके कॉमन पॉइंट पर यहां पर, यहां पर आपको बताना है क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर की वैल्यू बतानी है आपको। यहां पर इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर बताना है। क्या करेंगे आप, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ओके ट्राई टू डू, चलिए जल्दी करिए, कोशिश कोशिश करिए। एवीएम, एवीएम, ये आर, ए बी आर, बिल्कुल बिल्कुल ही, हाँ डिस्टेंस बराबर है सर, हाँ एक्सिस से, चलिए आइए मैं कर रहा हूं, देखो बेटा ये पी, इसका पी इधर, इसका पी मीन्स यहाँ पे हम लोग एम बोलेंगे बेटा,
तो इसका m, मैं यदि कहूं आपसे कि यहां पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट बताना था आपको, तो नंबर 1 रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? यम है, ये भी यम है, दोनों, एक है ऊपर ऐसे, दूसरा है ऐसे, ये भी यम, एंगल 90 डिग्री। एक फील्ड बतानी है और दो चीज बतानी है हम लोगों को, फील्ड भी बतानी है और मोमेंट भी बताना है। तो m बराबर कितना होगा? ये होगा m, होगा ना, रिजल्टेंट m डैश बराबर कितना होगा? यहाँ पे आ जाइए, m डैश बराबर कितना होगा? अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 2m इंटू cos 90। तो m डैश बराबर अंडर रूट 2m स्क्वायर, तो m डैश बराबर m रूट 2। ओके, क्लियर? चलिए, अब बात रही कि कि इसका मैग्नेटिक, हाँ ये तो हो गया, क्लियर हो गया, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इतना होगा। अब इस पर फील्ड की दिशा क्या होगी? तो आइए चलिए इसी फिगर से बनाते हैं। चलो देखो, अब इसके फील्ड की दिशा क्या होगी और फील्ड कितनी होगी, चलिए देखते हैं। हाँ चलो, ये दूरी r है, ये भी दूरी r है। तो हम लोग को अभी इसका भी देखिए, ध्यान दीजिए, इसका भी इक्वेटर है, इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, इसका भी इक्वेटोरियल पॉइंट है। इसकी फील्ड इसके पैरेलल और इसकी फील्ड इसके पैरेलल। हाउ मच फैंटास्टिक! देखिए, अरे ये मैग्नेट है, इक्वेटर पर क्या होता है? पैरेलल ना, पैरेलल। इक्वेटर पे क्या था? पैरेलल था। अब जैसे मान लीजिए इसका यदि डायरेक्शन भी देखें तो ऐसे कर दें इसको हम, देखिए ये हमारा पॉइंट होता ना यहाँ पर, चलिए ये यस है ना, इसकी फील्ड इधर, इसका यस किधर है? देखिएगा, यस, इसकी फील्ड इधर, इसकी फील्ड इधर, इस देखो इसकी फील्ड यह यस उल्टा। अभी पिछले टॉपिक पे जाइए, पिछला वाला टॉपिक ध्यान दीजिए, यह एस की तरफ होता है ना फील्ड, तो इसका यस ये है, तो इसकी फील्ड इधर। नाम मैं दे दूं क्या? नाम दे दूं B1, तो यह कह दीजिए B1, इसके वाले को नाम दे दीजिए B2, तो इसे कह दीजिए B2। परिणाम क्या हुआ? नेट फील्ड किधर हुई? तो नेट फील्ड हुई इधर, हो गई। अब जब देखो ये क्या बना? B डैश, माइंड हियर, तो B1 बराबर है इक्वेटोरियल पॉइंट है, और ये डिस्टेंस r है, म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन r क्यूब। B2 बराबर है m बाई दोनों 90 डिग्री पर, B डैश बराबर, तो B डैश बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई अंडर रूट, हाँ क्या क्या बाहर निकल जाएगा? बस एक हाँ वो 90 डिग्री वाला ना, तो एक ले करके √2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हाँ और क्या। चलो देखो, तो यही लगा √2 90 डिग्री बेटा, √2 म्यू नॉट लगा दिया, और क्या m बाई r क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर।
दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? अब यहां बताना यह इसलिए जरूरी था कि आगे का जो मेरा टॉपिक है वह मैग्नेटोमीटर, जो आगे का मेरा टॉपिक है वह मैग्नेटोमीटर है ना, वह मैग्नेटोमीटर, नल पॉइंट और 10A पोजीशन, 10A पोजीशन, 10B पोजीशन। जब तक यहाँ क्लियर नहीं होता तब तक हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी कि आर्म कैसे रखी हुई है, मैग्नेट कैसे रखा होगा, 10A में क्या होता है, 10B में क्या होता है, ये हमको देखना बहुत जरूरी था। ओके, तो क्या यहाँ तक तैयार हो गया? मजा आ गया पूरा फर्स्ट क्लास? कहीं कोई दिक्कत? चलिए, तो कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे तुरंत पूछ लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए ना, या कमेंट में चले जाइए वीडियो में, वहाँ पर लिखिए, मैं तुरंत आपको अपना नंबर दे दीजिए, मैं तुरंत वहाँ पे आपको तुरंत रिस्पॉन्स करूँगा। कहीं कोई दिक्कत हो, चाहे आप IIT के हो, चाहे आप नीट के हो, चाहे आप बोर्ड देने जा रहे हो। अब यहाँ जस्ट अब अगला वीडियो जो भी अब अगला पार्ट, यानी कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म पार्ट 7, और जस्ट आफ्टर द ब्रेक अभी आ रहा है तुरंत मैग्नेटिज्म पार्ट 8। वहां क्या होगा, वहां पे क्या होगा, तो अब वहां पर सीधे हम लोग पहुंचेंगे 10A 10B पोजीशन और प्लस अब पूरे मैग्नेटिज्म का न्यूमेरिकल्स। तो मैग्नेटिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल उधर चल रहा है, अभी मैक्सिमम हो गया है, बहुत सारा अभी बताना है, लेकिन अभी सबसे पहले जो जरूरी है, जिसमें अभी कम हुआ है, जो कुछ भी नहीं अभी हुआ है, तो पहले मैग्नेटिज्म। ओके, अच्छा, और अगली थ्योरी क्या आने वाली है, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? तो कमिंग सून इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन इसके पहले अभी कौन आने वाला है, 10A पोजीशन, 10B पोजीशन एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ मैग्नेटिज्म। ओके, बेस्ट ऑफ लक।